सोचिए आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर है और ये नौकरी आपको तब मिली है जब आपने कुछ ही महीने पहले अपने माँ और बाप दोनों को खो दिया हो। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है बल्कि एक सहारा है। और फिर सिर्फ कुछ ही महीनों बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म में लिखे एक शब्द की वजह से आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। आज हम एक ऐसे ही मामले की तह तक जाएंगे, परत दर परत। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक बेहद जरूरी फैसले पर है। मनीषा छारेल बनाम सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SPMCIL। ये केस सीधे तौर पर अनुकंपा नियुक्ति, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जिसे कहते हैं, उसके असली मकसद से जुड़ा हुआ है। हाँ, और इस पूरी चर्चा के लिए हमारे पास जो भी जानकारी है वो सीधे 12 जनवरी 2026 को दिए गए कोर्ट के आदेश से ली गई है। तो हमारा मकसद साफ है, इस केस के हर पहलू को समझना, दोनों पक्षों की दलीलों को तौलना और ये जानना कि आखिर में अदालत ने वो फैसला क्यों सुनाया जो उसने सुनाया। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, अनुकंपा नियुक्ति की योजनाएं बनती तो इसलिए हैं कि किसी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को फौरन एक आर्थिक संकट से उबारा जा सके। लेकिन ये मामला दिखाता है कि कैसे उन्हीं योजनाओं की नियम और उनकी जो ब्यूरोक्रेटिक व्याख्या होती है वो किसी की जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है मनीषा छारेल की। वो भिल्ला समुदाय से हैं, जो कि एक अनुसूचित जनजाति है। उनके पिता कैलाश चंद्र छारेल देवास के बैंक नोट प्रेस में काम करते थे। 29 मार्च 2021 को ड्यूटी के दौरान ही उनका निधन हो गया और इस ट्रेजेडी के कुछ ही समय बाद उनकी मां भी नहीं रही, जिससे मनीषा और उनके भाई बहन अनाथ हो गए। और ऐसा भी नहीं है कि मनीषा योग्य नहीं थी। उनके पास BBA MCOM की डिग्रियां थीं, कंप्यूटर में डिप्लोमा था। वो एक पढ़ी लिखी काबिल युवा थीं जो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थीं। बस उन्हें एक मौके की जरूरत थी। सही। और ये अनुकंपा नियुक्ति उनके लिए वही मौका था। ठीक। तो पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया। अब यहाँ हमें ये समझना होगा कि बैंक नोट प्रेस कोई आम सरकारी दफ्तर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये SPMCIL के तहत आता है, जो भारत सरकार के लिए करेंसी नोट छापता है। ये एक मिनी रत्न कंपनी है, पूरी तरह से वित्त मंत्रालय के अधीन। अच्छा। यहाँ ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि एक तरह का सुरक्षा प्रोटोकॉल है। तो जब उन्हें लगता है कि किसी ने फॉर्म में एक भी जानकारी गलत दी है तो उनकी पहली प्रतिक्रिया नियम के हिसाब से सख्ती बरतने की होती है, भले ही उसके पीछे की कहानी कुछ और हो। उनका पूरा कल्चर ही जीरो एरर पर चलता है। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से उन्होंने इस मामले को इतना सख्ती से लिया। उनके लिए यह सिर्फ एक फॉर्म की गलती नहीं बल्कि एक इंटेग्रिटी टेस्ट जैसा था, जिसमें उन्हें लगा कि मनीषा फेल हो गई। तो हुआ ये कि सारे दस्तावेजों की जांच के बाद 29 जनवरी 2025 को मनीषा को ट्रेनी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति मिल गई। उन्होंने काम शुरू किया, उन्हें रहने के लिए क्वार्टर मिला, जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। लेकिन सिर्फ 4 महीने भी ठीक से नहीं बीते थे। 17 मई 2025 को उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया और 30 सितंबर 2025 को उनकी नौकरी रद्द कर दी गई। और आरोप था तथ्यों को छिपाना, स्पेसिफिकली अपने भाई की नौकरी की जानकारी छिपाना। और यहीं से ये पूरा मामला अदालत पहुंचता है। तो यहाँ पर दो पक्ष आमने सामने थे। एक तरफ देश की करेंसी छापने वाली एक बड़ी सरकारी संस्था और दूसरी तरफ एक अकेली लड़की। SPMCIL का पक्ष तो पहली नजर में काफी मजबूत लगता है ना? उनका तर्क क्या था? हाँ, SPMCIL का तर्क बहुत सीधा और सख्त था। उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन फॉर्म में एक सवाल था। क्या सवाल था? सवाल था, क्या परिवार का कोई आश्रित सदस्य, डिपेंडेंट मेंबर, किसी सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी में है? और मनीषा ने इसका जवाब नहीं में दिया था। हाँ, कंपनी के हिसाब से ये सरासर झूठ था। हाँ। कंपनी ने अपनी जांच में पाया कि मनीषा का भाई राजेंद्र झारेल मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बाद में ये भी दावा किया कि उनकी बहन भी एक सरकारी मिशन में काम करती है। अच्छा। तो उनके नजरिए से परिवार में पहले से ही 2 कमाने वाले सदस्य थे, इसलिए परिवार पर कोई तत्काल आर्थिक संकट था ही नहीं। और उनके नियुक्ति पत्र में भी तो ये शर्त लिखी होगी कि गलत जानकारी देने पर नौकरी जा सकती है। बिल्कुल, ये एक स्टैंडर्ड क्लॉज होता है। कंपनी ने कहा कि हमने नियुक्ति पत्र में साफ लिखा था कि कोई भी जानकारी गलत पाए जाने पर नौकरी कभी भी समाप्त की जा सकती है। उनका तर्क ये था कि अनुकंपा योजना का उद्देश्य उस परिवार को तत्काल राहत देना है जिसके पास आय का कोई दूसरा साधन ना हो। अगर परिवार में पहले से कोई सरकारी नौकरी में है तो वो परिवार इस योजना का हकदार नहीं है।
ये कई सरकारी योजनाओं का एक मानक नियम है। तो कंपनी का पक्ष तो बिल्कुल साफ और नियमों के दायरे में लगता है, एक नियम है और वो तोड़ा गया। लेकिन जब ये मामला अदालत में गया तो कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन सामने आया, और वो लेकिन जुड़ा था मनीषा के जमा किए गए एक दस्तावेज से। और वो दस्तावेज इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट बना। मनीषा का पक्ष ये था कि उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया। उन्होंने अपने एप्लीकेशन के साथ अपने भाई का एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट भी जमा किया था। एक मिनट, तो एक तरफ कंपनी कह रही है कि जानकारी छिपाई गई और दूसरी तरफ मनीषा कह रही हैं कि उन्होंने खुद ये जानकारी एक शपथ पत्र में दी थी। हाँ। तो क्या ये मुमकिन है कि कंपनी ने उस शपथ पत्र को देखा ही नहीं या देखकर भी नजरअंदाज कर दिया? यही इस केस का सबसे दिलचस्प सवाल है। उस शपथ पत्र में साफ साफ लिखा था कि उनका भाई राजेंद्र साल 2013 से सरकारी नौकरी में है। अच्छा। वो शादीशुदा है, अपने परिवार के साथ अलग रहता है और वो आर्थिक रूप से अपने पिता पर निर्भर नहीं था। तो मनीषा की दलील का पूरा आधार एक शब्द पर टिका था, आश्रित यानी डिपेंडेंट। मतलब उनका कहना था कि सवाल ये नहीं था कि परिवार में कोई नौकरी करता है या नहीं, सवाल था कि क्या कोई आश्रित सदस्य नौकरी करता है। बिल्कुल, और चूंकि उनका भाई उन पर या पिता पर आश्रित था ही नहीं, इसलिए फॉर्म में नहीं लिखना तकनीकी रूप से सही था। एकदम सही। और ये सिर्फ उनकी अपनी व्याख्या नहीं थी। मनीषा का तर्क SPMCIL की अपनी ही 2012 की अनुकंपा नियुक्ति योजना के क्लॉज 5.4 पर आधारित था। अच्छा, उनकी अपनी पॉलिसी में? हाँ, इस क्लॉज में साफ लिखा है कि एक ऐसा भाई जो अलग रह रहा हो और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, उसे मृतक कर्मचारी पर आश्रित नहीं माना जाएगा। अरे वाह, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कंपनी अपने ही बनाए नियमों के खिलाफ जा रही थी। तकनीकी रूप से तो यही लगता है। मनीषा का पक्ष था कि मैंने तो पारदर्शिता दिखाते हुए शपथ पत्र दिया जिसमें भाई की नौकरी का पूरा ब्यौरा था, और मैंने फॉर्म भी आपकी ही पॉलिसी के हिसाब से भरा। तो ये मामला सच या झूठ का रहा ही नहीं, ये नियमों की सही व्याख्या का बन गया। मतलब उन्होंने कोई जानकारी छिपाई नहीं, बल्कि नियमों को समझा और उसके अनुसार जवाब दिया। बिल्कुल। तो ये सारी दलीलें जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने रखी गई तो अदालत किस नतीजे पर पहुंची? जज ने इन दोनों पक्षों को कैसे परखा? हाई कोर्ट ने अपना फैसला पूरी तरह से मनीषा के पक्ष में दिया। जज ने कंपनी के 30 सितंबर 2025 के उस आदेश को, जिससे मनीषा की नौकरी छीनी गई थी, पूरी तरह से रद्द कर दिया। कोर्ट ने कंपनी के एक्शन को न सिर्फ गलत बल्कि मनमाना भी माना। कोर्ट के फैसले के मुख्य आधार क्या थे? वो कौन से बिंदु थे जिन्होंने केस का रुख पूरी तरह से पलट दिया? अदालत ने मुख्य रूप से तीन बड़ी बातों पर अपना फैसला सुनाया। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, कोर्ट ने माना कि मनीषा ने कोई भी जानकारी नहीं छिपाई थी। कोर्ट इस नतीजे पर कैसे पहुंचा, जबकि कंपनी का पूरा केस ही जानकारी छिपाने पर बना था? देखिए, कोर्ट ने रिकॉर्ड्स को देखा। उन्होंने पाया कि मनीषा ने एप्लीकेशन के साथ जो शपथ पत्र दिया था वो कंपनी को मिला था। उस शपथ पत्र में भाई की नौकरी, उसकी पोस्टिंग और उसके अलग रहने की सारी जानकारी मौजूद थी। अच्छा। तो कोर्ट ने कहा कि शपथ पत्र देना जानकारी छिपाना नहीं बल्कि उसे उजागर करना है। ये पारदर्शिता का सबूत है। और जब SPMCIL की अपनी पॉलिसी का क्लॉज 5.4 कहता है कि अलग रहने वाला और आर्थिक रूप से स्वतंत्र भाई आश्रित नहीं है, तो मनीषा का फॉर्म में नहीं लिखना बिल्कुल सही था। कोर्ट ने कंपनी के आरोप को परवर्स एंड कॉन्ट्ररी टू द रिकॉर्ड कहा, यानी पूरी तरह से गलत और तथ्यों के विपरीत। ये तो कंपनी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और जो दूसरा आरोप था उनकी बहन की नौकरी के बारे में, उसका क्या हुआ? वो कोर्ट के फैसले का दूसरा अहम बिंदु था। कंपनी ने जो बहन की नौकरी का आरोप लगाया था, कोर्ट ने उसे पूरी तरह बेबुनियाद पाया। बेबुनियाद? हाँ, कंपनी अपनी इस दलील के पक्ष में एक भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाई। और सबसे मजेदार बात यह है कि मनीषा को नौकरी से निकालने वाले आदेश में बहन का जिक्र तक नहीं था। ये दलील कोर्ट में पहली बार दी गई। अच्छा। इसलिए कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। तो दो मुख्य आरोप तो खारिज हो गए, लेकिन फैसले का एक तीसरा और भी गहरा पहलू था जो प्राकृतिक न्याय से जुड़ा था। ये क्या है और इस केस में इसकी क्या अहमियत थी? हाँ, और ये इस फैसले की एक तरह से आत्मा है। कोर्ट ने कहा कि मनीषा को नौकरी से निकालना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। ग्रॉस वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? इसका सीधा सा मतलब है कि आप किसी को बिना उसकी बात ठीक से सुने और बिना निष्पक्ष जांच के सजा नहीं दे सकते। ये एक बुनियादी कानूनी सिद्धांत है। ऑडी अल्टेरम पार्टम, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो। तो कंपनी ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया था? मौका दिया था, लेकिन सिर्फ नाम का।
उन्होंने एक कारण बताओ नोटिस भेजा। मनीषा ने उसका जवाब दिया, जिसमें उन्होंने शपथ पत्र और पॉलिसी का हवाला दिया। लेकिन कंपनी ने उसके जवाब पर विचार करके सीधे नौकरी खत्म करने का आदेश निकाल दिया। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि जब आरोप इतना गंभीर है, जानकारी छिपाना जो एक तरह से धोखाधड़ी का आरोप है, तो आपको एक उचित जांच करनी चाहिए थी। कैसी जांच? एक विभागीय या तथ्यान्वेषी जांच, अ डिपार्टमेंटल ऑफ फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी। कंपनी को ये पता लगाना चाहिए था कि क्या भाई सच में अलग रहता है, क्या वो सच में आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, क्या मनीषा के दावे सही है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। उन्होंने बस अपनी एक धारणा बना ली और उस पर फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि आपने एक लड़की पर कलंक लगाकर उसकी नौकरी छीन ली, वो भी बिना किसी जांच के। ये अस्वीकार्य है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रक्रिया का पालन करना उतना ही जरूरी है जितना कि तथ्यों का सही होना। बिल्कुल। और कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि ये सिद्धांत अनुकंपा नियुक्ति जैसे मामलों पर भी पूरी तरह से लागू होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो बस एक रियायत है, इसमें हम प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे। सही। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, प्रोसीजरल फेयरनेस सर्वोपरि है, खासकर उस इंसान के लिए जिसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया हो और ये नौकरी उसके जीवन यापन का एकमात्र सहारा हो। तो अंतिम नतीजा क्या रहा? क्या मनीषा को उनकी नौकरी वापस मिली? और जो समय उनका बर्बाद हुआ उसका क्या? हाँ, अदालत ने 30 सितंबर 2025 के बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया और एसपीएमसीआईएल को निर्देश दिया कि मनीषा को फौरन नौकरी पर बहाल किया जाए। फौरन? और सिर्फ बहाली नहीं, उन्हें पूरी राहत दी गई। कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें बर्खास्तगी की तारीख से लेकर बहाली तक का पूरा वेतन, बैक वेजेस जिसे कहते हैं, और सेवा के सभी लाभ भी दिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कानूनी तौर पर यह माना जाएगा कि उन्हें कभी नौकरी से निकाला ही नहीं गया था। उनकी सर्विस में कोई ब्रेक नहीं आएगा। जी हाँ, इसे कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस कहते हैं। ये मनीषा के लिए एक पूरी और मुकम्मल जीत थी। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ हो जाती है, कभी-कभी एक अकेला शब्द, जैसे इस केस में आश्रित, और एक प्रक्रियात्मक चूक, जैसे बिना जांच के कार्रवाई, पूरे मामले का रुख पलट सकती है। ये फैसला दिखाता है कि नियमों की शाब्दिक और कठोर व्याख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी भावना को समझना है। सही कहा। ये एक व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई थी जो उसने देश की एक बड़ी और महत्वपूर्ण संस्था के खिलाफ जीती। और ये जीत सिर्फ मनीषा की नहीं, बल्कि उस सिद्धांत की भी है जो कहता है कि सत्ता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से काम करना होगा। इस मामले ने यह भी साफ कर दिया कि कोई भी संस्था, चाहे वो कितनी भी संवेदनशील क्यों ना हो, अपनी ही बनाई नीतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। उन्हें अपने ही नियमों का पालन करना होगा। और अंत में ये मामला एक बहुत विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है ना? अनुकंपा योजनाएं बनती हैं मदद के लिए, लेकिन उनके कठोर नियम और उनकी मशीन जैसी व्याख्या कभी-कभी उन्हीं लोगों को मुश्किल में डाल देती हैं जिनके लिए वे बनी हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि संस्थाएं नियमों की जरूरत और परिवारों की मानवीय वास्तविकताओं के बीच संतुलन कैसे बना सकती हैं। खासकर आज के बदलते सामाजिक परिवेश में, जहां परिवार की परिभाषा और निर्भरता के मायने भी बदल रहे हैं। बिल्कुल। आज के समय में जहां भाई बहन अक्सर अलग अलग शहरों में रहते हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, जरूरी नहीं कि एक भाई या बहन की सरकारी नौकरी दूसरे अनाथ हुए भाई या बहन के सारे आर्थिक संकट खत्म कर दे। सही बात है। वो अपनी जिम्मेदारियां भी तो निभा रहा होता है। ये फैसला एक रिमाइंडर है कि नियमों की व्याख्या करते समय कागजों के साथ साथ उस इंसान की परिस्थितियों को भी देखना जरूरी है जिसके लिए वो नियम बनाए गए हैं।